यार सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन क्रिकेट टीम के वो अपना जीता हुआ मैच जीत गए। मतलब आपने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे क्या होता है कि जब वो जीता हुआ मैच भी होता है वो भी क्लैप्स करके हार जाती हैं। तो आपने 2024 वर्ल्ड कप तो देखा ही होगा लाइव। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने भाई अपना जीता हुआ मैच जीता, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, वैसे कुछ अरसे से मेरी जगह जो मेरे फेलो प्रेजेंटर हैं सुहेब, वो वीडियो बना रहे थे क्रिकेट पे और मैंने थोड़ी ब्रेक ली हुई थी। मैं फुटबॉल को कवर कर रहा था, लेकिन आज के मैच के बाद मुझसे रहा नहीं गया। और स्पेशली जब मैंने कुछ लोगों के तज्जिए देखे जो सो कॉल्ड क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो पेजेस हैं, बड़े बड़े उनके पेजेस हैं, और उनमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो मुझे देख के हंसी आ गई। मैंने कहा ये क्रिकेट एनालिस्ट वाली बातें तो नहीं लग रही। तो भाई मैंने सोचा भाई इस पर वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के मैच पे कवर करना सही से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई अगर आपने लाइव मैच देखा है बॉल बाय बॉल तो आप ये वीडियो आखिर तक देख लें, लेकिन अगर आपने लाइव मैच बॉल बाय बॉल नहीं देखा तो फिर आप मेरे जो ओपिनियंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो अगर आपको हैरत हो रही है कि पाकिस्तान हार गया है और आपको बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है, तो भाई आपने शायद कुछ अर्से से क्रिकेट को फॉलो नहीं किया और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शायद फॉलो नहीं किया हुआ। क्योंकि भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और वो क्या रीजंस थे भाई? सबसे पहले तो पाकिस्तान जो मैनेजमेंट है सबसे पहले वो कसूरवार है। पाकिस्तान मैनेजमेंट ने जो सिलेक्शन की है, जिस क्राइटेरिया में सिलेक्शन किया है कि भाई एक प्लेयर बीपीएल में परफॉर्मेंस कर रहा है, एक T20 लीग है और वो भी कोई इतनी बड़ी लीग में शुमार नहीं होती, उसमें परफॉर्मेंस कर रहा है और उसके बाद उसको सिर्फ एक लीग में परफॉर्मेंस करने के बाद टीम में लाया जाता है। और ऐसे ही फ़हीम अशरफ और खुर्शीद शाह की मैं बात करूं, वैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, और बेशक खुर्शीद शाह ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया भी, लेकिन क्राइटेरिया जो था सिलेक्शन का, सबसे पहले मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का वो बिल्कुल भी सही नहीं था। आप वो देखें कि भाई डोमेस्टिक में किसने परफॉर्म किया है, लिस्ट ए में किसने परफॉर्म किया, उस बेसिस में टीम में आएगा प्लेयर। एक लीग की T20 लीग की बेसिस में एक, वो भी एक, उस बेसिस में टीम में आना कोई भी जायज़ बात नहीं है। सबसे पहले कसूरवार हमारी मैनेजमेंट है और उसके बाद कोचेज़ हैं। कोचेज़ जो हैं हमारे, उन्होंने सही से अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी गलतियां आइडेंटिफाई की नहीं, उस पर वर्क ही नहीं किया। और अभी रिसेंटली राशिद लतीफ़ ने भी एक बात की थी शो में बैठ के कि भाई जो हमारे जो बायो मैकेनिक के कोचेज़ हैं उन्होंने शाहीन शाह सही से काम नहीं किया इंजरी पे वापसी आने के बाद, जिसकी वजह से उनके जो स्विंग है वो प्रॉपर आ ही नहीं पा रही। तो वह सबसे पहले जो कसूरवार हैं वो हमारी जो मैनेजमेंट है, कोचेज़ हैं, उनको हैं, वो हैं सबसे पहले कसूरवार। और उसके बाद हमारी जो टीम है वो आती है। अच्छा, हमारी टीम में क्या खामियां थी, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये हम लोग मैच हारे या फिर लास्ट मैच भी हारे हैं, ऐसी बुरी फॉर्म चल रही है, क्या वजह है? तो भाई सबसे पहली वजह जो है हमारी फिटनेस है। हमारी फिटनेस ही प्रॉपर नहीं है, मतलब हम लोग फिट ही नहीं है। बाकी टीम को कंपेयर करें, मैं लाइव मैच देखने गया था 19 फरवरी का जो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का मैच था, और वो मैच में जब मैंने देखा, मैंने कंपेयर किया दोनों टीम्स को, तो भाई मुझे काफ़ी बड़ा ज़मीन आसमान का समझे मुझे डिफरेंस पता चला। और डिफरेंस ये था कि जब न्यूजीलैंड टीम फील्डिंग करी थी तो वो प्रॉपर फील्डिंग करी थी। वो जो है वो कहीं भी बॉल जब जाती है भाग भाग के स्प्रिंटिंग करके, उनकी स्प्रिंटिंग बहुत तेज थी हमारे प्लेयर्स के कंपैरेटिवली, और उनकी जो डाइव थी, उनकी मतलब ब्रेव जो है वो फील्डिंग थी, वो प्रॉपर नजर आ रही थी। लेकिन जब हमारी टीम फील्डिंग पे आती है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर्स करती है। खुर्शीद शाह बाउंड्री से ही काफ़ी आगे आए हुए थे और जब उनके पास कैच आया तो वो पकड़ नहीं पाए। तो कुछ ऐसे बेसिक ब्लंडर्स हमारी टीम के थे जो कि क्या शायद क्लब मैचेस में भी कोई टीम ना तस्वुर करे करने का। और उसके बाद एक लक फैक्टर भी था, और वो लक फैक्टर ये था कि हमारे जो दो क्रूशल प्लेयर्स थे, साइम अय्यूब और फ़खर जमान, जो हमारे मेन हिटर्स थे, जो गेम को अकेले ही साइड करना जानते हैं, मैच विनर्स थे, वो हमारे इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पहले ही मैच में फ़खर जमान बाहर हुए और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, एक महीना पहले, साइम अय्यूब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से बाहर हो गए ड्यू टू इंजरी। तो ये कुछ ऐसे लक फैक्टर्स थे जो कि हमारी टीम को समझने जिन्होंने खोखला कर दिया। अब उस पर तो कुछ भी नहीं कह सकते, वो तो एक लक फैक्टर, उस पर कुछ भी नहीं कह सकते। तो उस पर आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा भाई, आगे बढ़ने से पहले साइम अय्यूब की तरह बात की जाए। भाई हमने एरा स्पोर्ट्स के पेज से हमने एक पोस्ट किया था जब हम लोग 2-3 सीरीज लगातार हमने जीती थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। आई थिंक साउथ अफ्रीका की सीरीज जीतने से पहले हमने पोस्ट किया था। उसमें हमने ये लिखा था कि भाई सिर्फ और सिर्फ साइम अय्यूब की वजह से हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनको एक इल्यूजन लग रही है, एक इल्यूजन सामने आ रही है कि भाई हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है बहुत अच्छा खेल रही है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
और उस पर जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा लाफिंग रेड करते हैं, उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। लेकिन अब ये बात साबित होती है कि जब एक प्लेयर हमारी टीम से निकला, साइम अयूब, क्योंकि फ़खर मान तो उस वक्त टीम में थे ही नहीं, तो वो एक ही प्लेयर था जो कि टीम से आउट हुआ, पूरा कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, पूरी टीम खत्म हो गई। मतलब अब देखें तो हमारी टीम एक मीडियोकर टीम सामने आती है, लेकिन सिर्फ अगर साइम अयूब जैसा प्लेयर होता जो कि तीनों डिपार्टमेंट्स में हमें फेवर कर रहा था, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग, तो वहां पे हमारी टीम बिल्कुल ही अलग लेवल की टीम नुमाया हो रही थी। तो प्लीज क्रिटिसिज्म करने से पहले आप जो है वो हमेशा पोस्ट को ऐसे रीड कर लिया करें, सही समझ लिया करें, और उसके बाद कुछ कमेंट वमेंट किया करें। अच्छा, वापसी आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे आइडेंटिफाई मैंने की ये मैच देखते हुए, वो ये थी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो ओडीआई क्रिकेट को ओडीआई क्रिकेट की तरह ही नहीं खेल रही थी। मतलब आप ये सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे लगता है, बिल्कुल ऐसा ही था। वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिंगल डबल ही ज्यादा नहीं लिए, मतलब सिंगल डबल पे रिलाई ही नहीं किया। और जब आप ओडीआई में सिंगल डबल पर रिलाई नहीं करते तो फिर आप ऐसे ही फेल होते हैं। भाई शुरू के 10 ओवर और आखिरी के 10 ओवर हिटिंग करने के लिए होते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले भी होते हैं, और पावर प्ले इसीलिए बनाए गए कि वहां पे आप हिटिंग करोगे, वहां पे आप हिटिंग ही नहीं कर रहे तो फायदा क्या। और जो बाकी टाइम है, बाकी जो 30 ओवर हैं, उसमें आप सिंगल डबल करते हो और वो सिंगल डबल ही मैच बना देते हैं, और हम वहीं पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हम जो है वो क्या करते हैं, हमारी अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो किया हो तो भाई हम लोग हमेशा, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ये करते हैं कि डॉट बॉल खेलते हैं, डॉट बॉल खेलते हैं, और फिर जब हमें लगता है कि प्रेशर हम पे आ गया है और अब कुछ चारा ही नहीं है और अब उससे निकलने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जो एग्जिट वे होता है वो ये होता है कि हम हिटिंग कर देते हैं, हम लोग लॉफ्टी शॉट मार देते हैं, और फिर लॉफ्टी शॉट भी प्रॉपर नहीं हमें मारना आता क्योंकि हमारी हिटिंग कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो हम आउट भी हो जाते हैं, कैच आउट भी हो जाते हैं। तो भाई हमारे पास कोई एबिलिटी ना, हिटिंग एबिलिटी आपके पास नहीं है, तो फिर आप सिंगल डबल भी सही से करो ना। फिर आप टाइम पे जो सिंगल डबल है वो लो, ताकि हमारा जो रन रेट है वो मेंटेन हो, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। और ओडीआई की बेसिक चीज होती है, ये बिल्कुल ही बेसिक चीज होती है, क्लब क्रिकेटर्स को पता होता है ये, और ये हमें नहीं बताया जा रहा, या हमारे प्लेयर्स को नहीं पता। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये, मुझे जहां तक लगता है कि असल जो कसूरवार है हमारी मैनेजमेंट है, कि जब हमारे प्लेयर्स नहीं कर पा रहे तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो कहाँ है, हमारे जो कोचेस हैं वो कहाँ हैं, उनको सबसे पहले सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें क्यों सिंगल डबल करना नहीं आता, उसके जो मेजर रीजन ये है कि हमें गैप्स निकालना नहीं आता। भाई गैप्स ही हमें निकालना नहीं आता, हम लोग सीधा जब भी शॉट मारते हैं सीधा फील्डर के पास फेंक देते हैं बॉल को, और उसके बाद हमारे उसको चार ही नहीं रहता, या फिर हम लोग इतनी फोर्स से बॉल फेंक देंगे सीधा वो तेजी से फील्डर के पास चली जाती है और कोई टाइम ही नहीं बचता, फिर हम लोग भागने में रन आउट भी हो जाते हैं। तो भाई इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, किस फोर्स से आपको बैट से बॉल टच करनी है, और आपको कब सिंगल डबल लेना है, कब सिंगल लेना है, कब डबल लेना है, वो सब पता होना चाहिए हमें। लेकिन हमें नहीं बताया जा रहा, नहीं हमें पता है। तो भाई ये चीज़ हमें प्लीज़ हमें सही करनी है इसको। और आज का मैच जब मैंने देखा तो भाई इंडियन टीम इसमें महारत रखती है, प्रॉपर महारत रखती है, प्रॉपर ओडीआई टीम नजर आई मुझे, जिस तरीके से वो अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे। और अगर मैंने आपको कोहली की बात बताऊं, कोहली को मैंने इस तरीके से ऑब्जर्व किया, मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी नजर आई जो कि हमारी टीम को लर्न करनी चाहिए। बिल्कुल रिजवान साहब भी कहते हैं कि या तो विन है या तो लर्न है, लेकिन लर्न नहीं करते हारने के बाद, बिल्कुल भी लर्न नहीं करते। तो भाई ये लर्निंग ये है कि आप अब वक्त आ गया लर्निंग करने का, और विराट कोहली से आप लर्न करो। विराट कोहली की अगर मैं आपको बताऊं बात, 37 ईयर्स के वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो फिटनेस है, जो उनकी बड़े मैच में चलने की कैपेबिलिटी है, वो अभी भी नुमाया होती है, और अभी भी वो उसी तरीके से जो पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधों पर उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमारी टीम की अगर बात की जाए, ना ही हमारी टीम की फिटनेस है, ना ही हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की आदत है। जो भी प्लेयर फील्ड में आता है वो आते के साथ ऐसा कोई फूलिश शॉट खेल देता है जिसके बाद हमारी दिल चाहता है कि भाई फौरन से टीवी बंद कर दिया जाए, क्योंकि भाई इतना गुस्सा आ जाता है कि भाई ये तो बेसिक चीज़ है और हमारी टीम को पता नहीं चाहिए, लेकिन हमारी टीम को नहीं पता, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना होने की अलामत है। और विराट कोहली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विराट कोहली के अंदर फोकस है। जब वो ग्राउंड में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गेम के अंदर, मैच के अंदर शायद डूब गए, और इतना ज़्यादा वो गेम में इन्वॉल्व होते हैं, क्राउड पे फोकस ही नहीं करते। वो सीधा जब भी वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो सीधा अपने गेम पे फोकस करते हैं, कब उनको रन लेना है, कब उनको डबल लेना है, कब उनको सिंगल लेना है, वो सब उनको पता होता है, कब उनको हिटिंग करनी है, सब पता होता है। जब वो आपने देखा कि आज के मैच में भी आपने देखा होगा कि सिराज अय्यर एक ओवर में ज़्यादा कोई रन नहीं बना पा रहे थे, तो उसमें लास्ट बॉल पे जब विराट कोहली को अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने लास्ट बॉल पे चौका मार के जो एक प्रेशर उन पे टीम पे एग्जर्ट हो रहा था उसको कम कर दिया।
तो भाई इस तरीके से प्रेशर को एक्सर्ट करके मोमेंटम को लेके चलना, अपने साथ में प्रोसेस को फॉलो करना, फोकस के साथ चलना, इधर उधर देखना नहीं, उधर उधर फालतू की जो है वो बातें नहीं करना, ये सब चीज़ें विराट कोहली के गेम से आपको पता चलती हैं कि भाई वो कितना इन्वॉल्व रहते हैं, इतना कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहता है। लेकिन जिनको आपने किंग बनाया हुआ है, जिनको आपने बहुत ज़्यादा हाइप दी हुई है, वो ये काम नहीं कर पा रहे। और ये हाइप देना ये फैंस की ही आप कहें कि फैंस की गलत बात है कि फैंस बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं किसी प्लेयर को, उसके बाद फिर वो परफॉर्म नहीं करता तो उस पर पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू हो जाते हैं उसको। और हाइप करने की वजह से एक और जो मसला होता है उस प्लेयर के लिए वो ये होता है कि भाई उस पर काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है। अननेसेसरी प्रेशर आने के बाद वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता इस तरीके से उसको करना चाहिए, उसकी एबिलिटी है, वो फोकस ही नहीं कर पाता गेम पे। लेकिन विराट कोहली की बात की जाए, विराट कोहली पे बेशक बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर होता होगा, लेकिन वो प्रेशर नुमाया नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकस है प्रॉपर। तो ये इस बार जो कुछ चीज़ें जो हमें लर्न करनी चाहिए विराट कोहली से। अच्छा, एंड में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात भी हो जाए, और वो इंपॉर्टेंट बात ये कि साउथ शकील पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई वो जो है वो सही से उन्होंने जो शॉट मारा वो सही नहीं मारा, उसके बाद जो है वो उन्होंने उन पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो गेम को आगे लेके चलेंगे, वो लेके नहीं चले, फिर उन्होंने स्लो खेला। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल भी सही नहीं खेला, बॉलर्स आएगी। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की पिच थी, पिच की कंडीशंस थी, जो प्रेशर था आपका इंडिया पाकिस्तान के मैच का, जो आपकी शुरू में ही 2 विकेट्स गिर चुकी थी और बॉल टर्न हो रही थी, बॉल स्लो आ रही थी बैट पे, और रोहित शर्मा की क्लीन कैप्टनसी, और उसके ऊपर आपके साउथ शकील का खड़ा रहना और 62 रन्स बनाना 76 बॉल्स पे, वो मुझे समझ नहीं आता कि वो कहाँ से बुरी इनिंग है। मुझे कहीं से भी समझ नहीं आता। मतलब उनकी 81 की स्ट्राइक रेट थी। अगर आपको कुछ बोलना भी था तो रिजवान को बेशक आप बोल सकते हैं कि रिजवान ने 77 बॉल्स पे 46 रन बनाए हैं, मतलब सिर्फ 59 की उनकी स्ट्राइक रेट थी, तो उस पर क्रिटिसिज्म बनता है। बट एक बंदे की इसकी 81 की स्ट्राइक रेट है और वो वहाँ पे उस पिच पे परफॉर्म कर रहा है जहाँ पे परफॉर्म करना मुश्किल लग रहा है टीम का, और वहाँ पे उनके जो सामने बॉलर्स हैं इंडियन टीम के वो भी इतने बेहतरीन बॉलर्स हैं। तो वहाँ पे अगर आप किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करो, आपने देखा कि जो स्पिन है कुलदीप यादव, उनके अशर पटेल हैं, उनको हमारे प्लेयर्स खेल ही नहीं पा रहे थे। मतलब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बॉल को टच ही नहीं कर पा रहे थे, उनकी स्पिन हो रही थी इस लेवल की, वो टच ही नहीं कर पा रहे थे। तो आते के साथ हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्लैप्स होते गए। तो भाई ये अगर एक प्लेयर है जो कि स्पिन को अच्छा खेलता है और वहाँ पर उसने खेला भी, तो उसको क्रिटिसाइज ना करें, ऐसा क्रिटिसाइज ना करें कि आप कुछ लोग तो भाई खुदली शाह और फहीम अशरफ से मिलाना शुरू हो गया साउथ शकील को कि भाई उनका ये लेवल है। तो भाई ऐसा नहीं है। बेशक मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी, हार्दिक पांड्या को उन्होंने अटैक किया। हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा ने भेजा ही इस वजह से था कि आप जो है उनको अटैक करो और आपकी विकेट ले ले। तो वो प्लान जो था उस पर फंस गए थे, रोहित शर्मा के प्लान में साउथ शकील फंस गए थे, और वो एक टर्न अराउंड भी था मैच का कि साउथ शकील ने जो हार्दिक पांड्या को अपनी विकेट दी, वो बिल्कुल ही गलत चीज़ थी। वो एक प्लेयर के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो किसको मारना है, किसको हिट नहीं करना। तो वो मैं ज़रूर क्रिटिसाइज करता हूँ उस बात को। लेकिन ऑल ओवर अगर आप एक प्लेयर को पता नहीं कौन से प्लेयर के साथ मिला दोगे, फहीम अशरफ के साथ कंपेयर करोगे, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो भाई ख़त्म करनी पड़ेगी। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।